गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, शब्द रचना के भाग 1 में हमने उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से नए नए शब्द बनाना सीखे थे। आज हम समास द्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया सीखेंगे। बच्चों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं पुस्तकालय का। तो जो ये पुस्तकालय शब्द है वह पुस्तक के लिए आलय अर्थात दो से अधिक शब्दों से बना है। इस प्रकार बने शब्द को हम समस्त पद अथवा सामासिक पद कहेंगे। अब समस्त पद का जो पहला पद है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व पद। और यहाँ पर पहला पद क्या है? पुस्तक। और बाद वाले शब्द को हम उत्तर पद कहेंगे। यहाँ पर उत्तर पद क्या है? आलय। और इन दोनों पदों के जो बीच में आने वाले शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे? परसर्ग अर्थात विभक्तियाँ। ये विभक्तियाँ आप 6th क्लास में कारक के पाठ में पढ़ चुके हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से इत्यादि। तो ने, को, में, पर, से, के लिए, इनको हम क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्तियाँ। तो जब हम पूर्व पद व उत्तर पद को मिलाते हैं तो इन परसर्गों का लोप हो जाता है और परसर्गों का लोप होकर जो ये प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सामासिक प्रक्रिया, और एक समस्त पद बन जाता है। तो यहाँ पर सामासिक प्रक्रिया के माध्यम से परसर्ग यानी के लिए इसका लोप हो गया और पुस्तक और आलय इन दोनों का योग होकर शब्द बन गया पुस्तकालय। राइट? इस प्रकार दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक नया शब्द बना लेते हैं। अब बच्चों, जब ये हम समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद के जो ये घटक शब्द होते हैं, घटक शब्द मतलब जो पूर्व पद, उत्तर पद और परसर्ग, ये जितने भी सारे के सारे घटक शब्द थे उनको अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। अब उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण है राजपुत्र का। राजपुत्र जो शब्द है ये है समस्त पद, और ये कौन से घटक शब्दों से मिलकर बना है? राजा का पुत्र। अब जब हमने राजा को अलग लिखा, का को अलग लिखा और पुत्र को अलग लिखा, तो यानी सारे घटक शब्दों को हमने अलग अलग लिखा, अलग कर दिया बिल्कुल। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाई? समास विग्रह। और जब हमने का जो परसर्ग है उसको हटा दिया और राजा पुत्र को हमने मिला दिया तो शब्द बन गया राजपुत्र। तो सामासिक प्रक्रिया के माध्यम से हमने नवीन शब्द बनाया राजपुत्र। इसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद। तो इस प्रकार हम दो शब्दों को मिलाकर नवीन शब्द बना सकते हैं। बच्चों, समास के भी कई भेद होते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम समास के भेद पढ़ेंगे। बच्चों, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि समास। सर्वप्रथम हम अव्ययभाव समास पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय अर्थात जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता हो। अव्ययभाव समास का जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है, और इस प्रकार जो बना समस्त पद भी अव्यय ही होता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है प्रत्येक, जो कि एक अव्यय ही है। इसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसके विग्रह देखते हैं। विग्रह हुआ हर एक अर्थात एक एक। अगला उदाहरण देखिए, यथा शक्ति, अर्थात विग्रह करने पर क्या आया? शक्ति के अनुसार। अगला उदाहरण है अनजान। अब इस समस्त पद का विग्रह किया तो विग्रह करने पर बना बिना जाने। पूर्व पद इसका है बिना, जो जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला उदाहरण है आजीवन। आजीवन इसका विग्रह किया, हमने क्या बना?
जीवन भर। जीवन भी एक अव्यय है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला उदाहरण प्रतिदिन। प्रतिदिन अर्थात हर दिन या प्रत्येक दिन। समास का अगला भेद है द्वंद्व समास। बच्चों, द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। और जब इन शब्दों का यानी समस्त पदों का विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने पर शब्दों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, या, एवं आदि का प्रयोग होता है तथा समस्त पद बनाने पर इनका लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है भाई बहन। अब भाई और बहन के बीच में एक योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हट जाता है और समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग हो जाता है। यहाँ पे और शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखिए, अच्छा बुरा, जो कि दोनों विपरीत अर्थ वाले हैं। जब हमने इसका विग्रह किया तो यहाँ पर या शब्द का प्रयोग हुआ, अच्छा या बुरा। अगला उदाहरण बच्चे बूढ़े अर्थात बच्चे एवं बूढ़े। अगला उदाहरण लेना देना, ये भी विपरीत अर्थ वाले हैं। जब हमने इसका विग्रह किया तो योजक शब्द आ गया या, लेना या देना, और समस्त पद बनाते समय योजक शब्द का लोप गया और योजक चिन्ह आ गया। अगला उदाहरण रुपया पैसा अर्थात रुपया और पैसा। अगला भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच आने वाले परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह हैं वो लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है जेब कतरा अर्थात जेब को काटने वाला। अब जेब को काटने वाला, जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो को यहाँ पर जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया और शब्द बना जेब कतरा। अगला उदाहरण यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। नेक्स्ट इज तुलसी कृत, तुलसी द्वारा लिखी हुई। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। देश भक्त, देश का भक्त। बच्चों, यहाँ पर आप जितने भी विग्रह दिए हुए हैं इसमें देखिए सारे के सारे जो परसर्ग हैं कारक चिन्ह वे कारक पर आधारित हैं। अर्थात जहाँ पर कारक चिन्हों अर्थात परसर्गों का प्रयोग किया हो वे तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। अगला भेद देखते हैं। अगला भेद है कर्मधारय समास अर्थात जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है। पहला समास पद देखिए, चंद्रमुखी अर्थात चंद्र के समान मुख वाली। अब यहाँ पर मुख कैसा? चंद्रमा के समान। अगला उदाहरण देखिए, करकमल, कमल जैसे हाथ। हाथों की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है, कमल के समान सुंदर है। महात्मा अर्थात महान आत्मा, आत्मा कैसी है? जो महान है। तो इन सभी शब्दों में क्या है? विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाया गया है। अगला उदाहरण अधपका अर्थात आधा पका। विद्याधन अर्थात विद्या रूपी धन। तो बच्चों, जहाँ पर भी दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला भेद है द्विगु समास का। द्विगु समास अर्थात जिस समास का पूर्व पद यानी पहला वाला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है और अर्थ की दृष्टि से यह शब्द समूहवाची होते हैं। उदाहरण देखिए, नवरात्र जो कि एक समूहवाची शब्द है। अब इसका विग्रह है। विग्रह करने पर क्या बना? 9 रात्रियों का समूह। अब यहाँ पर पहला पद है 9 अर्थात वह एक संख्यावाची है, संख्यावाची शब्द है। नेक्स्ट इज पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। अब यहाँ पर भी जो पहला पद है 5
वो एक संख्यावाची शब्द है। नेक्स्ट उदाहरण, चौराहा, 4 राहों का समूह, जहाँ पे 4 राहें मिलती हैं, 4 राहों का समूह। सेम हियर, पहला पद जो है वो संख्यावाची है। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। शताब्दी, शत अर्थात 100। अब्दों का समूह, अब्दों अर्थात वर्षों, तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी। तो यहाँ पर जितने भी आप उदाहरण देखे हैं या समास पद देखे हैं, उसमें पहला जो पद है वो क्या है, संख्यावाची है। तो जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास आएगा। समास का आखिरी भेद है बहुव्रीहि समास, अर्थात जिस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हो, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो। उदाहरण स्वरूप, पहला समास पद है चक्रधर, अर्थात चक्र को धारण करने वाला। चक्रधर किसके लिए प्रयोग होता है, विष्णु भगवान के लिए। तो यहाँ पर जो दोनों पद हैं वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, तो तीसरा पद यहाँ पर महान बताया गया है। अगला उदाहरण, जलधर। अब जलधर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, बादल के लिए। तो सेम हियर, यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता दर्शाई गई है, जल को धारण करने वाला अर्थात बादल। नेक्स्ट उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब नीलकंठ किसके लिए प्रयोग होता है, शिव के लिए। तो यहाँ पर नील और कंठ इन दोनों पदों की प्रधानता ना होकर तीसरा पद अर्थात शिव की प्रधानता यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट इज महावीर, महान है जो वीर। अब यहाँ पर ना तो महान पद प्रधान है ना ही वीर पद प्रधान है, लेकिन दोनों पद मिलकर तीसरे पद अर्थात हनुमान की विशेषता को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जो है वो विशेष पद है। नेक्स्ट इज कमल नयन, कमल से नयन है जिसके अर्थात कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार जहाँ पर दोनों पदों में से कोई भी प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद को प्रधान बताया जाए, किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करे, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने समास के माध्यम से नवीन शब्द रचना सीखी।